जैसा कि आप जानते हैं कि 100 से ज़्यादा पूर्व नौकरशाहों ने पीएम को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र की जो भाषा है ये चिट्ठी है इसमें, जिसमें कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री से अपील की गई है। हमारे साथ दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर, जामिया के पूर्व वाइस चांसलर नजीब जंग साहब जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री की चुप्पी डिस्टर्बिंग है? मनोरंजन, पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो हमारा ग्रुप है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप, और हम करीब 200 इसमें सिविल सर्वेंट्स मौजूद हैं, जिसमें आईएएस भी हैं, आईएफएस भी हैं, इनकम टैक्स वाले भी हैं, वगैरह वगैरह। तो हम वक्तन खत लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को जब हमें लगता है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है या कहीं दाग लग रहा है। और अब पिछले 8 महीने में हमने महसूस किया है, 10 महीने में, कि एक सांप्रदायिकता का एक नया दौर मुल्क में चल रहा है, जिसमें सरकार से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, जो बहुत चिंताजनक है। आपके डीएम्स और एसपीज कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है। और एक बात जो सामने आ रही है कि वो ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सभी शामिल हैं, इनमें एक भय का माहौल बनता जा रहा है। तो उसको देखते हुए हमने ये खत लिखा है और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान में एक पर्सनैलिटी है, एक शख्स है जिनकी बात हिंदुस्तान सुनता है, और प्रधानमंत्री एक बहुत कद्दावर नेता हैं। अगर प्रधानमंत्री एक इशारा कर देंगे तो ये वारदात रुक जाएंगी, और रुकेंगी नहीं तो यकीनन कम होंगी, क्योंकि जो लोग इनको इनकरेज करते हैं उनको एक इशारा मिलेगा कि ये सब नहीं चल सकता। इसलिए हमने ये खत लिखा है। आपने लिखा है आप लोगों ने कि असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये सभी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं। दिल्ली का भी नाम लिया, जहां पर कि सेंट्रली दिल्ली जो है केंद्रीय सरकार गवर्न करती है। इन्हीं राज्यों में क्यों हो रहा है? क्या ये एक पैटर्न है? क्या ये एक डिजाइन है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये ज्यादातर दंगे जो हुए हैं और ये वारदात हुई हैं, ये बीजेपी रूल स्टेट्स में हुई हैं। इसीलिए हमें ज्यादा चिंता है, क्योंकि अगर आप गैर बीजेपी स्टेट्स देखें, अगर आप तमिलनाडु देखें, केरला देखें, आंध्र प्रदेश देखें, या तेलंगाना देखें, महाराष्ट्र देखें, तो ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां का जो प्रशासन है वो ज्यादा जागरूक है और इसको कंट्रोल करने की इच्छा रखता है, इसको कंट्रोल करने की ताकत रखता है। और ये करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है कि 20% अल्पसंख्यक आज की तारीख में अपने आप को खौफजदा महसूस करें। आप तो जीवन भर प्रशासनिक अधिकारी रहे, आईएएस रहे। क्या आपको लगता है कि हमारे जो आईएएस है या आईपीएस है, इसका सांप्रदायिककरण होता जा रहा है? देखिए, मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैंने तो इस सरकार की 45 साल सेवा की है, 44 साल सेवा की है। मेरे जो साथी हैं, बाकी जिन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, इनकी 35, 36 साल की नौकरियां हैं, जिसमें से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं, होम सेक्रेटरी भी हैं। तो हमें इल्म है कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है, और केंद्रीय सरकार के लिखित ऑर्डर्स हैं कि कहीं भी अगर सांप्रदायिक दंगा हो तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एसपी और कलेक्टर की होती है। तो अगर आज का कलेक्टर या एसपी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में काम कर रहा है, और ये हमारे लिए पूर्व नौकरशाहों के लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है कि हम दंगे कंट्रोल करते हैं, और अगर हम नहीं कर सकते, ये हमारी शर्म की बात है। तो एक दबाव काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का भी। जो धर्म संसद होना था उत्तराखंड में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो इसके लिए दोषी होंगे, तो वहां नहीं हुई धर्म संसद। इसका मतलब यदि आप दबाव काम करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं,
मेरा कहना आपसे बिल्कुल यही है कि जहां प्रशासन काम करता है, देखिए सरदार पटेल का एक बहुत उल्लेखनीय बयान था कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे 1947 में, कि 4 दिन में मुझे 24 घंटे में दंगा कंट्रोल चाहिए, मैं एसपी और कलेक्टर को जिम्मेदार मानूंगा, और दंगा कंट्रोल हुआ। तो इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा कि जहां एसपी और कलेक्टर का कंट्रोल नहीं होता अपनी पुलिस प्रशासन पे, वो हो रहा है। कोई वजह नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा जो चीज है, क्या सर आपको लगता है लोगों में, या लोगों जो एक वर्ग है जो कि पॉलिटिकल अवेयर है, जो कि एक पार्टी विशेष से, उसको कानून का डर नहीं है? ये बिल्कुल ये सही बात है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको शय मिल रही है कि हम ऐसा कर लें, और इसीलिए हमने ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं और उनकी बात अगर कही जाएगी तो ये लोग समझेंगे। प्रधानमंत्री तो उनको एक डांट लगा देंगे कि ये बंद करिए। ये चल नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री तो, लेकिन सवाल तो वही है सर, प्रधानमंत्री चुप हैं। उनकी चुप्पी, जो मैंने पहला सवाल पूछा था, क्या आपको लगता नहीं कि काफी डिस्टर्बिंग है? इसीलिए हमने चिट्ठी लिखी है कि हमें बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, लेकिन हमें उम्मीद है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि प्रधानमंत्री हमारी अपील सुनेंगे, क्योंकि हमारा चिट्ठी का अगर आखिरी पैराग्राफ आप देखें, आखिरी सेंटेंस देखें, तो हमने ये अनुरोध किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के रोज के दौरान हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप ये अपील करें कि हिंदुस्तान में बहबूदी रहे, शांति रहे, और अल्पसंख्यक अपने आप को खौफजदा महसूस न करें। सर, कहीं आपको किसी वक्त लगता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? ये जो 200 लोग हैं जिन्होंने दस्तखत की है, इनकी सबकी ये सोच है कि धीरे धीरे एक आइडियोलॉजी है जो चाहती है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। अब देखिए, हिंदू राष्ट्र की भी कई डेफिनेशंस हैं जो आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है। हिंदू राष्ट्र इस संविधान के तहत होने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी हिंदू हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैंने बार बार ये कहा है कि 80% हिंदुस्तान आज सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि 80% यहाँ की जनता हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र भले आप मुकर्रर कर दें, लेकिन हिंदू राष्ट्र होते हुए ये नहीं इसका मतलब कि अल्पसंख्यकों के अधिकार कुछ कम किए जाएं, या उनके साथ मारपीट की जाए, या उनके साथ कोई ज्यादती की जाए। ये फर्क है। ये मेरा एक अंतिम सवाल यही है कि पहनावे में क्या खाएंगे, इबादत करने में लाउड स्पीकर के आवाज कम करो, लाउड स्पीकर हटाओ, बुलडोजर चलाओ, क्या इससे भी आगे दिन देखने आपको बाकी रह गए, या आपको लगता है इस चिट्ठी के बाद फर्क पड़ जाएगा? चिट्ठी के बाद तो फर्क तब पड़ेगा अगर प्रधानमंत्री कुछ बोले, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं खाने पे और अजान पे, ये बड़े बचपने की बातें हैं। आप और मैं बार बार कहता हूं, अपना डीएनए टेस्ट करा लीजिए, एक ही डीएनए है आपका और मेरा जी। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, और जो कब्र का जो आखिरी अंधेरा है वो बहुत गुप अंधेरा है, उसमें हम सबको जाना है। तो ये छोटी सी जिंदगी है, इसमें हम लोग भाईचारे से रहें। हम ये समझें कि अब हिंदुस्तानी है। देखिए, दुनिया में बहुत एक तूफान सा आया हुआ है। आप यूक्रेन देखें, आप अफगानिस्तान देखें, पाकिस्तान देखें, श्रीलंका देखें। हमारा मुल्क एक ओएसिस है जिसको हमें बचा के रखना है। ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है, और उसी की उम्मीद रख के हमने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि कृपया आप एक अनुरोध करें अपने लोगों से, इन लोगों से जो रास्ता भटक गए हैं, कि रास्ता हिंदुस्तान का भाईचारे का और प्रेम का है, और कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया सर आपके। मुझे लगता है इतनी संजीदगी से आपने बात ये अपील की है, चिट्ठी भी लिखी है करीब 150 से ज़्यादा पूर्व नौकरशाहों ने। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे और आपकी अपील पर ध्यान देंगे। नजीब जंग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ वक्त निकाल के।